हाँ जी, चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सभी आप? उम्मीद करें अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इसी के बीच हम एक टॉपिक को आज विश्लेषण करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे टॉपिक का। टॉपिक जो है ना, यानी पीरियड्स जो चल रहे हैं आपके, लिटरेरी पीरियड्स, ठीक है, उसमें से जो है ना लिटरेरी पीरियड्स, उसमें से एक पीरियड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, सबसे अच्छा पीरियड है। यानी ये पीरियड तो सभी ठीक है, बट जो है ना रोमांटिक पीरियड पढ़ने में इंटरेस्टिंग रोमांटिक पीरियड होता है, ठीक है। काफ़ी रोमांटिक पीरियड, नेचर के बारे में बात की जाती है इस पीरियड में, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये पीरियड। तो स्टूडेंट, इसी के बारे में पढ़ना है अपन को, रोमांटिक पीरियड के बारे में, ठीक है। तो रोमांटिक पीरियड को लेकर चलते हैं अपन। क्या है रोमांटिक पीरियड? यानी देखो, हेडिंग डालते हैं अपन रोमांटिक पीरियड, ठीक है। क्या डालेंगे? रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड। स्टूडेंट, इसकी जो रोमांटिक पीरियड था, इस कब तक चला था? यानी ये चला था 1898 से, मानो वैसे 1985 दे रखा होगा कहीं कहीं पर, और 19, ठीक है, 1901, ठीक है, 1898 से, सॉरी 1790, ठीक है, इस तरह से 1798 से 1932, ठीक है, यहाँ तक चला था 1798 से 1932 तक। फिर इसके बाद में आती है विक्टोरियन एज, वो 1932 से और 1945 तक विक्टोरियन पीरियड। अब स्टूडेंट, इसमें देखना है जो विक्टोरियन पीरियड जो है ना, सॉरी ये अपन रोमांटिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। रोमांटिक पीरियड जो है ना, इसमें काफ़ी राइटर हुए, सॉरी काफ़ी पोइट्स हुए थे, एसिस्ट हुए थे, काफ़ी फेमस एसिस्ट। अब देखो, रोमांटिक राइटर जो है उनमें क्या होता है, यानी सबसे पहला नाम जो आता है ना, वो विलियम वर्ड्सवर्थ का आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ना, लिक पोइट थे, और इनके बाद में एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टायलर कोलरिज, ठीक है, इन दोनों का नाम फर्स्ट जनरेशन में आता है। उसके बाद में रहे जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, और एक पी.बी. शेली, ठीक है, ये सेकंड जनरेशन में आते हैं, यंग रोमांटिक पोइट कहलाते हैं। ये जो है ना, काफ़ी नेचर के लिए काफ़ी डेडिकेशन किया, काफ़ी नेचर के लिए लिखते थे, ठीक है। तो रोमांटिक पीरियड जो है ना, रोमांटिक पीरियड्स ये क्या है, यानी एरिस्टोक्रेट्स और किंग, इनकी बजाय ये क्या करता था, यानी रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन जो था, और जो ऑर्डिनरी पीपल, साधारण जो लोग थे ना, इन पर क्या करते थे, इन जो फोकस इन पे कर देते थे, ठीक है। और ये बिलीव करते थे, जो है ना, किस पर बिलीव करते थे, यानी मिस्ट्रीज, सुपरस्टिशियस, उन पर बिलीव करते थे, ठीक है। इस तरह से रोमांटिक पीरियड जारी रहता है। तो इनका अपन को रोमांटिक पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, उसमें बता देंगे। अब यहाँ पर अपन रोमांटिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। रोमांटिक पीरियड जो है ना फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, यानी रोमांटिक पीरियड से मतलब वहाँ से रोमांटिक नहीं, इसका मतलब है यानी पोइट नेचर से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि रोमांटिक पीरियड वॉज स्टार्टेड, ठीक है, ऐसा लिखना है यहाँ पर, रोमांटिक पीरियड वॉज स्टार्टेड करो, स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट, लिरिकल बैलेट्स। स्टूडेंट, यहाँ पर देखना है कि ये कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर इस तरह से लिखो, स्टार्टेड इन, ठीक है, स्टार्टेड इन 1798, स्टार्टेड इन 1798 विथ द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट, ठीक है। स्टूडेंट, पब्लिकेशन हुआ था 1978 में लिरिकल बैलेट के साथ। अब इसमें लिरिकल बैलेट कहना है, देखो लिरिकल बैलेट, ठीक है, लिरिकल बैलेट क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम स्टार्टेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज, यानी सैमुअल टायलर कोलरिज, इन्होंने क्या किया था, ये लिरिकल बैलेट को करा,
ठीक है, लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स स्टार्टेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज। इन दोनों राइटर्स जो थे ना, सॉरी ये पोइट एस टी कॉलरेज फर्स्ट जनरेशन के और विलियम वर्ड्सवर्थ करना यहाँ पर, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरेज। ठीक है, इन्होंने कलेक्शन पोएम जो था ना, पोएम का कलेक्शन ऑफ पोएम्स स्टार्टेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज। ठीक है, यहाँ से ये होता है। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड इसमें आता है। ठीक है, प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड, देखो इसमें जो पब्लिकेशन था इनका, लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन कैसे था, यानी फर्स्ट पब्लिकेशन जो था ना, वो फर्स्ट पब्लिकेशन जो हुआ था वो 1798 में हुआ था इनका, जब चालू हुआ था ना पीरियड तब। सेकंड पब्लिकेशन की बात करें अपन, फर्स्ट की कह दो यहाँ, ये सेकंड है, सेकंड पब्लिकेशन हुआ था 18, ठीक है, 18 सेंचुरी में। उसके बाद में थर्ड पब्लिकेशन जो है वो कब हुआ था, थर्ड पब्लिकेशन हुआ था 1802, ठीक है, 1802 में। इसके बाद में फोर्थ एडिशन कब आया था, फोर्थ एडिशन आया था फोर्थ एडिशन आया था 1805। ये रहा लिरिकल बैलेड का, यानी सीक्वेंस जो था ये था। स्टूडेंट जी लिरिकल बैलेड क्या है, प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड, ठीक है, प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स, ये जो है ना एस टी कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना उन्होंने चालू किया था। ये जो ना ये सेकंड इसमें आता है, सेकंड पब्लिकेशन में चालू किया था। ठीक है, प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड, ये वाला प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड यहाँ पर हो जाता है। आगे देखते हैं अपन क्या है, इसको देखो जब तक। स्टूडेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन किसकी, इन जनरेशन राइटरों की। देखो किस तरह से, यानी यहाँ पर देखो सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे नंबर पे आते हैं एस टी कॉलरेज। ठीक है, ये क्या है, यानी लेक पॉइंट मानो इनको, और लेक पॉइंट के बाद में फर्स्ट जनरेशन के पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन है और लेक पॉइंट है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो फर्स्ट जनरेशन लेक पॉइंट, ये जो है ना इसके बाद में लेक पॉइंट एक भी है, रॉबर्ट साउथे। ध्यान रखना तीनों क्या है, लेक पॉइंट है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में एस टी कॉलरेज और कौन आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है अपन को। फर्स्ट जनरेशन होती लेक पॉइंट रॉबर्ट साउथे, कौन है, रॉबर्ट साउथरी कह दो। ठीक है, ये है। अब इसके बाद में स्टूडेंट सेकंड जनरेशन की बात करना तो कौन कौन से आएंगे, यानी इसमें सबसे पहले आएगा जॉन कीट्स, एस टी पी बी शैली, यानी पी बी शैली। उसके बाद में लॉर्ड बायरन, ये कौन सी जनरेशन की कहलाएंगे, यानी सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन में यंग रोमांटिक पोइट, ठीक है, यंग रोमांटिक पोइट सेकंड जनरेशन के कौन, यानी जॉन कीट्स, पी बी शैली, लॉर्ड बायरन। ठीक है, इनके अलावा आगे जो राइटर आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गए कौन से, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज का जब नाम आए तो ये फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, रोमांटिक एज में लेक पॉइंट कहलाते हैं। इनके साथ में एक पॉइंट और आता है रॉबर्ट साउथरी। ठीक है, रॉबर्ट साउथरी लेक पॉइंट में। अब यहाँ पर देखना है जॉन कीट, पी बी शैली और लॉर्ड बायरन सेकंड जनरेशन में आते हैं, जो यंग रोमांटिक पोइट हैं। ठीक है, ये किससे जनरेशन का बिलोंग करते हैं, यानी रोमांटिक पीरियड से। तो ध्यान रखना इन राइटरों, इन पोइट्स का, ये सभी रोमांटिक पीरियड के। इनके बाद में और भी पोइट हैं, वो भी रोमांटिक एज से ही बिलोंग करते हैं। तो ये हो गए फर्स्ट जनरेशन के और ये सेकंड जनरेशन के। ठीक है, आगे देखो इसको। स्टूडेंट सबसे पहले लेते हैं अपन
विलियम वर्ड्सवर्थ को, ठीक है, उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे थे उसके बारे में देखना है। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इनकी लाइफ जर्नी रही थी 1750 से 17 से 1850, ये लाइफ जर्नी थी किनकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। अब इन्होंने इनके जो वर्क्स हैं वो कौन कौन से थे, यानी वर्क, देखो विलियम वर्ड्सवर्थ, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट राइटर है इसलिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ना, ये क्या थे, लीडिंग पोइट थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ was a leading poet, ठीक है, लीडिंग पोइट थे। तो ही सर्व एज, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ही सर्व एज द पोइट लॉरिएट, द पोइट लॉरिएट इन 1870, ठीक है, 1870 में क्या किया था, पोइट लॉरिएट का काम किया था, ठीक है। 1853 आएगा, इन 53 इन लंदन, कब, अंटिल हिज डेथ, ठीक है, अपनी मृत्यु तक। अब देखो इन 1873, ठीक है, कहाँ पर किया था, इन लंदन, कब किया था, इन 1843 ये हुआ था। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ए लीडिंग पोइट माने जाते हैं। ही सर्व एज द पोइट लॉरिएट का काम किया था। तो ये पोइट लॉरिएट जो है ना, पोइट लॉरिएट कौन होता है स्टूडेंट, पोइट लॉरिएट वो होता है ना जो किसी ओकेजन पर, यानी इंपॉर्टेंट ओकेजन पर लिखता है, किसी समारोह पर, उसको कहते हैं पोइट लॉरिएट, ठीक है। तो इन लंदन में किया था 1853 से अंटिल हिज डेथ, उनकी मृत्यु तक, ठीक है, तब तक किया था। अब यहाँ पर जो है ना अपन इसकी वर्क देखते हैं। इसमें इनकी वर्क देखते हैं। यानी इन्होंने दोनों ने क्या किया था, इन्होंने एरस्टी कॉलरिज ने, ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या किया था, रोमांटिक पीरियड को लॉन्च किया था, रोमांटिक मूवमेंट को। तो इसमें ऐसे लिख सकते हो, यानी ही कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ, अलॉन्ग विथ एरस्टी कॉलरिज, लॉन्च द रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है, रोमांटिक मूवमेंट को लॉन्च किया था। ही अलॉन्ग विथ, यानी साथ साथ, किसके साथ, एरस्टी कॉलरिज के साथ। ही कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, लॉन्च, शुरू किया था रोमांटिक मूवमेंट को, ठीक है। इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट को शुरू किया था विलियम वर्ड्सवर्थ, एरस्टी कॉलरिज के साथ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। खबर वही तो अपन मान लेंगे चाहो तो, इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में चालू किया था। इनके स्टूडेंट वर्क्स देखते हैं ना, तो कौन कौन से आते हैं सामने, वर्क्स देखते हैं इनके। वर्क्स देखो कौन कौन से, यानी सबसे पहले आता था प्रिलूड। स्टूडेंट प्रिलूड जो है ये क्या है, वर्क है इनका सबसे अच्छा। प्रिलूड जो है ना, ये जो है बुक क्या माना जाता है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ठीक है। पोस्टमसली ये क्या हुई थी, पब्लिक हुई थी 1850 में, इनकी डेथ के बाद में, पोस्टमसली यानी डेथ के बाद, ठीक है। इनकी वाइफ जो थी ना, मैरिन एथिंसन, ठीक है, मैरिन एथिंसन जो है ना, उन्होंने लॉन्च की, यानी इन्होंने पब्लिश की थी ये बुक्स उनकी डेथ के बाद में, और ये सबसे इनका मैग्ने ऑपस माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। इस पोएट कौन सी पोएम, यानी ये जो है ना, ये पोस्टमसली पब्लिश हुई थी, सबसे अच्छा पोएम है ये, उनकी पोएम ऑफ कलेक्शन है, ठीक है। यानी प्रिलूड पोस्टमसली पब्लिश हुई थी इनकी डेथ के बाद में 1850 में, 1850 में। इनकी वाइफ जो थी मैरी एथिंसन, उन्होंने किया था इनका पब्लिकेशन,
और उसके बाद में ये जो ना मैग्नम ऑपस माना जाता है किसी विलियम वर्ड्सवर्थ का। मैग्नम ऑपस क्या होता है, यानी सबसे अच्छा वर्क माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। कौन सा? द प्रीलूड्स, ठीक है, द प्रीलूड्स, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है द इवनिंग स्टार, सॉरी इन इवनिंग वॉक, ठीक है, ये भी पोयम है। फिर डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, उसके बाद में आएगा यानी ऑड टू ड्यूटी, ऑड, ठीक है, इधर लिख देना, ऑड इमिटेशन, ऑड इंटीमेशन, ऑड इंटीमेशन एंड इमोर्टलिटी, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, इन्हीं का वर्क है, ऑड है, ये सभी ऑड आ रही है। इसके बाद में आएगा डैफोडल्स, उसके बाद में आएगा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कौन? पोयम। उसके बाद में आएगा लूसी पोयम, ये क्या है स्टूडेंट? लूसी पोयम जो है ना 5 एक्ट, वो है ना 5 कलेक्शन ऑफ 5 पोयम, कलेक्शन ऑफ 5 पोयम, ठीक है, कौन सी? लूसी पोयम। उसके बाद में आएगा फ्यू, यानी इनको यहाँ पर लिखो, ठीक है। इसके बाद में आएगा अ फ्यू लाइन कंपोज a few mile above Trenton Abbey, लाइन कंपोज अ फ्यू माइल टेंटन एबी पोयम है। ये जो है ना फर्स्ट ग्रेड जो है ना उसमें भी प्रेस्क्राइब है, कौन सी? लाइन कंपोज अ फ्यू माइल टेंटन एबी, किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो ध्यान रखना, प्रीलूड्स को ध्यान रखना, इवनिंग वॉक को, डिस्क्रिप्टिव, ऑड टू ड्यूटी, ऑड इंटीमेशन एंड इमोर्टलिटी, डैफोडिल्स, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लूसी पोयम, कलेक्शन ऑफ 5 पोयम, लाइन कंपोज अ फ्यू माइल टेंटन एबी, किसकी है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ की। चलो स्टूडेंट, इनके बाद में आते हैं एस.टी. कोलरेज, ठीक है, इसको पढ़ेंगे अपन। एस.टी. कोलरेज यानी सैमुअल टायलर कलरेज, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? एस.टी. कोलरेज यानी सैमुअल टायलर कलरेज, ठीक है, ये पूरा नाम है। अगर इनकी लाइफ जर्नी की बात करें तो 1702 से 1834 ये इनकी लाइफ जर्नी रही थी, यानी 1772 से और 1834। अब देखो एस.टी. कोलरेज जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है, काफी ग्रेट पोइट है यहाँ पर एस.टी. कोलरेज, ठीक है। अब इसमें एस.टी. कोलरेज के बारे में जो पोएम है, इनके वर्क से उनकी बात करते हैं। वर्क कौन कौन से? वर्क जो है कौन कौन से, यानी यहाँ पर एस.टी. कोलरेज के वर्कों की बात करें तो सबसे पहले आएगा इसमें यानी द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर कौन, क्या है ये? बैलेट, ठीक है, बैलेट्स है ये, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। कभी कभी इसमें से जो है ना लाइन नोट किया जाती है, पोएम में पूछ ली जाती है, ज़्यादातर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में लाइनें आती हैं वहाँ पर, और बोला जाता है ये कौन सा फिगर स्पीच है, और इसमें काफ़ी फिगर और स्पीच है ना उनका यूज किया गया है, ठीक है। सारे फिगर स्पीच लिटरेरी डिवाइस जो है ना उनका यूज किया गया है किस पोएम में? बहुत सारों का। द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर किसकी है? एस.टी. कोलरेज की। दूसरा है कुबला खान, ठीक है, 3rd नंबर पे आती है फियर एंड सॉलिट्यूड। 4 नंबर पे यहाँ पर आती है
क्रिस्टाविल, ठीक है, पोयम है, काफ़ी लंबी पोयम है क्रिस्टाविल। अब इसके बाद में आता है यानी बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया। स्टूडेंट बायोग्राफिया लिटरेरिया इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। ये जो इसमें जो है ना, इन्होंने एक कॉइन का टर्म किया था इस पोएम में, कौन सा, यानी बिलिंग सस्पेंस टू डिसबिलीव, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा, बिलिंग सस्पेंशन टू डिसबिलीव, बिलिंग सस्पेंशन टू डिसबिलीव किसमें दिया था, बायोग्राफिया लिटरेरिया में, ठीक है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसमें एक टर्म कौन किया था, बिलिंग सस्पेंशन टू डिसबिलीव, किन्होंने, एस.टी. कोलरिज ने। तो एस.टी. कोलरिज के जो है ना ये वर्क आते हैं यहाँ पर, टाइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, कुबला खां, फियर इन सॉलिट्यूड, क्रिस्टाविल, बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया में एक टर्म कौन किया था, बिलिंग सस्पेंस टू डिसबिलीव, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर पोएम को उसमें रीडर्स जो होते हैं ना उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, इस टर्म को कौन किया था, ठीक है, इस तरह से। तो देखो इनको, स्टूडेंट इसके बाद में आते हैं पीबी शैली, प्रेसी बीसी शैली, ठीक है, पीबी शैली। तो पीबी शैली यानी प्रेसी बीसी शैली, प्रेसी बीसी शैली, ठीक है, पीबी शैली, इनका नाम आता है किसके बाद में, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के बाद। 1792 से 1822, ठीक है, इनकी लाइफ जर्नी रही थी, 1792 से 1822, ठीक है, छोटा सा लाइफ जर्नी थी लेकिन काफ़ी काम किया था इन्होंने। देखो इनकी वर्क्स देखते हैं अपन, पीबी शैली, इनके वर्क्स देखते हैं कौन कौन से। वर्क्स की बात करें तो सबसे पहला वर्क आता है यहाँ पर कौन सा इनका, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म किनका है, विलियम वर्थ, सॉरी पीबी शैली का। उसके बाद में ये इनके बाद में आती है ओzymandias, ठीक है, ये पोएम है इनकी। और उसके बाद में आता है इनका वर्क यानी द प्रोमेथियस अनबाउंड, प्रेमियस टू अनबाउंड, ये क्या है, एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसके बाद में स्टूडेंट देखो प्रोमेथियस टू अनबाउंड, ठीक है, इनका क्या है, ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। अब इसके बाद में स्टूडेंट दूसरा देखते हैं अपन कौन सा, यहाँ पर इनका जो पोएम है यानी जेस्टोजी पोएम पीबी शैली के द्वारा। इसके बाद में आता है यानी द मास्क ऑफ एनार्की, ठीक है, मार्क ऑफ एनार्की, ये भी इनके यानी लिटरेरी क्रिटिक्स से मानो इस तरह से। और दूसरा आता है यानी द डिफेंस ऑफ पोइट्री, ध्यान रखना, डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है ना ये किसका है, पीबी शैली का। लेकिन एक और है डिफेंस ऑफ, यानी डिफेंस ऑफ जो है ना, एक दूसरा और है डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये जो है ना ऐसे इनका, ऐसे डिफेंस ऑफ पोइट्री क्या है ये, ऐसे, ठीक है, एक है डिफेंस ऑफ
जो है ना इस तरह से कुछ जो है ना वो सर्फ लेफ्ट सिडनी का, यानी डिफेंस ऑफ पोएजी, सॉरी डिफेंस ऑफ पोएजी को किसका, सर्फ लेफ्ट सिडनी का, और डिफेंस ऑफ पोएट्री पीबी शैली का। तो ध्यान रखना दोनों का इस तरह से। और दूसरे नंबर पे आता है इसमें, और आते हैं आगे आते हैं और टू दी बेस्ट विंड, और टू दी बेस्ट विंड, और टू दी बेस्ट विंड किनका है, पीबी शैली का, ठीक है। इसके बाद में और टू स्काईलार्क, और टू स्काईलार्क पीबी शैली का, ठीक है। और टू स्काईलार्क और भी वर्क है इनके यहाँ पर, तो इनको याद रखना है 4, 6 और 8 वर्क है इनके, और इनके आगे भी है, ठीक है। इनको देखो स्टूडेंट, पीबी शैली के और भी वर्क है इनके बाद में, कौन कौन से, यानी एडोनिस, ये क्या था, एलिजी थी एक, एलिजी रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ, एलिजी रिटर्न ऑन डेथ ऑफ जॉन कीट्स। तो ध्यान रखना जॉन कीट्स की एलिजी जो है ना, जॉन कीट्स की डेथ पर जो एलिजी पीबी शैली ने लिखी उसका नाम क्या है, एडोनिस अलग अलग है, ठीक है। एडोनिस जो एलिजी लिखी थी वो किसके ऊपर लिखी थी, जॉन कीट्स के ऊपर डेथ पर, ठीक है। उसके बाद में माउंट ब्लैंक, उसके बाद में आता है यानी सिंसी, द सिंसी, ठीक है। ये भी क्या है, पोयम है, द सिंसी पोयम। तो स्टूडेंट ये किसके, एसटी कॉल यानी सॉरी पीबी शैली के, एडोनिस, एलिजी रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, माउंट ब्लैंक, द सिंसी पोयम किनकी है, यानी बिलिया इसके पीबी शैली के। इसके बाद में स्टूडेंट दूसरा राइटर ले लेते हैं अपन, तो ये तो हो जाते हैं पीबी शैली के वर्क, ठीक है। वर्क जो है ना याद रखना, वर्क के पेपर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और अपन को ध्यान रखना है वर्कों को कौन का किसका है। अब इसके बाद में आते हैं जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स इनके बारे में पढ़ना है, इनकी उम्र काफ़ी कम रही थी, ठीक है। जॉन कीट्स जो है लाइफ जर्नी काफ़ी कम रही थी, कितनी थी, यानी 1795 से 1821, यानी मात्र 20 ईयर्स के थे, ठीक है। कितने थे, 21 ईयर के, तब इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। इतनी 21 ईयर में काफ़ी ग्रेट पोइटों में शामिल हो गए थे, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने पोइमें कंपोज की थी, ठीक है। मैटर करता है 21 ईयर में, ठीक है, कुछ कर दिखाना। तो इसके लिए क्या है, बहुत कुछ किया इन्होंने, यानी बहुत लिख दी थी उन्होंने 21 ईयर्स में। क्या लिखी थी, देखो यहाँ पर ग्रेट पोइट माने जाते हैं ये भी। इनके जो वर्क की बात करें वो कौन कौन से आते हैं इसमें, तो सबसे पहले ले लो, यानी ये जो है ना जॉन कीट्स जो है ऑर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, अपनी ऑर्ड्स जो है ना, सबसे ज़्यादा ऑर्ड लिखी थी इन्होंने, सबसे ज़्यादा ऑर्ड्स लिखी थी, ऑर्ड्स के लिए जाने जाते हैं ये पोइट कौन, जॉन कीट्स। सबसे ज़्यादा ऑर्ड्स, देखो ऑर्ड कौन कौन सी आती है, ध्यान रखना, अलग अलग पोइटों ने ऑर्ड जो है ना, और भी पोइटों ने लिखी थी, एक जैसी लगती है, कन्फ्यूज नहीं होना है, अपन को क्या करना है, देखना है कौन से का और कौन सा है, ठीक है। जैसे और टू दी बेस्ट विंड और टू ड्यूटी किसका हो गया, विलियम उसका, और टू दी बेस्ट विंड यानी विलियम वर्ड्स उसका हो गया, पीबी शैली का, ठीक है। उसके बाद में और टू दी बेस्ट विंड पीबी शैली का हो गया, और टू ड्यूटी किसका हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ का था, और टू ड्यूटी, ठीक है। और टू स्काईलार्क पीबी शैली का था। तो अलग अलग है, ध्यान रखना इनका, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसको किस तरह से, जैसे यहाँ पर पहले से लिखते हैं, यानी इनके वर्क कौन कौन से, यहाँ से लिखो और टू नाइटिंगेल, ठीक है। वर्क कौन कौन से, और टू दी नाइटिंगेल, और टू नाइटिंगेल, ऑड ऑन अग्रेसियनर, ऑड ऑन ग्रीसियन अर्न, और टू साइकी, और टू साइकी, ऑड
यहाँ पर लिख लेते हैं ऑड ऑन मेलनकली, ऑड ऑन इंडोलेंस, ठीक है, इसमें लिख दें ऑड ऑन इंडोलेंस, टू ऑटम, यानी ऑड टू ऑटम भी कह सकते हो। तो देखो यहाँ पर कितनी ऑड हो गई, 2 4 और 6, ठीक है, ये सभी ऑड है यहाँ पर। इनके बाद में क्या आती है, एक आता है इजाबेला द पोएट ऑफ बेसिल, इजाबेला द पोएट ऑफ बेसिल, इजाबेला द पोएट ऑफ बेसिल। इसके बाद में स्टूडेंट दूसरा आता है कौन सा, यानी दूसरा जो आता है इसके बाद में जो आता है यानी ला बेले डैम सन्स मर्सी, ठीक है, ला बेले डैम सेंस मर्सी, ये भी पोएम है यहाँ पर, ला बेले डैम सेंस मर्सी। उसके बाद में स्टूडेंट दूसरा जो है ना इनका एक और है, यानी एंडीमियन, ठीक है, पोएट शेफर्ड होता है एंडीमियन, काफ़ी लंबी लॉन्ग लेंथी पोएम है एंडीमियन, 4000 लाइन है इसमें एंडीमियन में, ठीक है। तो एंडीमियन का एक जो है ना अपन एक पार्ट अपन के सिलेबस में प्रेस्क्राइब है ग्रेड 2 में, जो यानी थिंग ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो उसी का ही भाग है, किसका, एंडीमियन का एक पार्ट है, छोटी सी लाइन दी गई, मतलब दो थोड़ी लाइन दी गई है, वो एंडीमियन की लाइन है, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, ये जो ना एक चीज़ है इनमें नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है ना, इसके लिए इन्होंने इनको जाना जाता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है ना, इन्होंने क्या किया था यहाँ पर, नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए जॉन कीट्स को जाना जाता है, इन्होंने ही लिखा था नेगेटिव कैपेबिलिटी, अपने भाई जो थे, ठीक है, यानी जॉर्ज कीट्स और एक थे दूसरे भी थे, उनके लिए नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है। तो जॉन कीट्स की जो है ना वर्क याद रखना, और टू नाइटिंगेल, ऑड ऑन ए ग्रीशनर, और टू साइकी, ऑड ऑन मेलनकली, और टू इंडोलेंस, टू ऑटम, इजाबेला द पोएट ऑफ बेसिल, ला बेला डैम सेंस मर्सी और एंडीमियन, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए ये क्या करते हैं, नॉन किए जाते हैं, जाने जाते हैं कंसीडर नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो स्टूडेंट ये हो गए वर्क किसके, जॉन कीट्स के। अब इसके बाद में देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना पोएट आते हैं लॉर्ड बायरन, ठीक है, कौन से, लॉर्ड बायरन, ठीक है, ध्यान रखना, लॉर्ड बायरन, ठीक है, यानी जीजी लॉर्ड बायरन, ग्रेट गार्डन लॉर्ड बायरन। देखो लॉर्ड बायरन जो है ना, इनके जो वर्क है वो कौन कौन से, ठीक है, लॉर्ड बायरन के जो वर्क है वो सबसे पहले लिखेंगे अपन, ठीक है, कौन कौन से, डन जियन, ठीक है, वर्क जो है कौन कौन से देख लेते हैं अपन, यानी डन जियन, इनका वर्क था सी बॉक्स इन बीटी, ये भी इनका वर्क है। और थर्ड नंबर का था कौन सा, यानी थर्ड नंबर का था द चाइल्ड औरल्ड पिलग्रिमेज, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज किसका था, यानी लॉर्ड बायरन का। इसके बाद में स्टूडेंट लास्ट आता है द प्रिजनर ऑफ चिलियन, ठीक है, ये पोएम है इनके, ये वर्क थे इनके, ठीक है। तो वर्क ज़्यादा नहीं थे लॉर्ड बायरन के, डन जियन, सी वॉक्स इन ब्यूटी, द चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिम और द प्रिजन ऑफ चिलियन, ठीक है, ये थे इनके। अब इसके बाद में जो है ना इसी को अपन कंटिन्यू रखते हैं अपन आगे। लॉर्ड बायरन के बाद में अपन किसको लेंगे, विलियम ब्लैक, ठीक है, विलियम ब्लैक, ठीक है, विलियम ब्लैक। अब देखो लॉर्ड बायरन, विलियम ब्लैक, अब विलियम ब्लैक जो है ना, विलियम ब्लैक, ठीक है, तो इनको अगर बात करें इनके वर्क्स की, तो वर्क्स कौन कौन से विलियम ब्लैक के, यानी सबसे पहले लेते हैं द
यानी सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस किसका है? विलियम ब्लेक का। इसके बाद में इसी में जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, इसमें कुछ पोइट्री कलेक्शन है। वो पोइट्री जो कलेक्शन है ना, वो क्या है? पोइट्री कलेक्शन जो है, पोइट्री कलेक्शन है ना, उसमें कुछ पोएम दी गई है इस तरह की, द टाइगर, द लैम, द फ्लाई और लंदन। इस तरह की पोएम दी गई है किसमें? कलेक्शन ऑफ पोएम है एक तरह का, ये कलेक्शन है सभी पोएमों का, इस तरह का दिया गया है किसमें? द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, ये होगा विलियम ब्लेक। इसके बाद में स्टूडेंट कौन से आते हैं? यानी अपन बात कर लें, यहीं पर बिठा देते हैं इसको, विलियम ब्लेक हो गए। बात करें अपन यानी सर वॉल्टर स्कॉट, ठीक है, किसकी? सर वॉल्टर स्कॉट, ठीक है, सर वॉल्टर स्कॉट, इनकी बात करें, सर वॉल्टर स्कॉट, इनकी जो लाइफ जर्नी रही थी 1771 से 1832, ये लाइफ जर्नी रही थी। इनके वर्क की बात करें, वर्क कौन कौन सा है? देखो वर्क की बात करें तो कौन कौन से थे? यानी वर्क जो थे ना, ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर, ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर किसका वर्क है? लॉर्ड सर वॉल्टर स्कॉट का। फिर द लेडी ऑफ द लेक, द लेडी ऑफ द लेक किसका है? वॉल्टर स्कॉट का, ठीक है, किसकी पोएम है? वॉल्टर स्कॉट की। उसके बाद में बेवरली पोएम किसकी आती है? यानी ये वॉल्टर स्कॉट की। इसमें जो है ना पोएम कौन कौन सी शामिल है? विलियम ब्लेक की जो बेवरली पोएम है ना, इसमें कलेक्शन है, यानी कौन कौन सा? गे मैन रिंग, ठीक है, एक तो ये है गे मैन रिंग। उसके बाद में इवान हो रॉब रो, ये किसका है? यानी ये जो है ना बेवरली पोएम, इनका कलेक्शन है, इसी में शामिल है ये। अब इसके बाद में स्टूडेंट दूसरे कौन से राइटर आते हैं यहाँ पर? जो दूसरे राइटर आते हैं वो आते हैं यानी जैन ऑस्टिन, ठीक है, कौन आते हैं? जैन ऑस्टिन, फीमेल राइटर हैं जैन ऑस्टिन, ठीक है। जैन ऑस्टिन की बात करें यानी 1785 से और 1870 इनकी लाइफ जर्नी रही थी, ठीक है। जैन ऑस्टिन जो है ना 5 जो है ना इनकी नोवेल उनके लिए जान जाती है। 5 नोवेल है, कौन कौन से स्टूडेंट? देखो सबसे पहले आते हैं, वर्क्स लिख लेते हैं अपन। 5 नोवेल हैं यानी द प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। इसके बाद में सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है, सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी। उसके बाद में नॉर्थ एंगर एबे किसका वर्क है? यानी जैन ऑस्टिन का। उसके बाद में स्टूडेंट आता है यानी द मैन्सफील्ड पार्क, ठीक है। द प्रोसेशन, और इसके बाद में था एमा, यानी एमा कह दो डायरेक्ट, किन की वर्क है? यानी इनकी नोवेल है कौन की? जैन ऑस्टिन। देखो प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थ एंगर एबे, मैन्सफील्ड पार्क, द प्रोसेशन और एमा, 6 वर्क, किनकी 6 नोवेल है? जैन ऑस्टिन के, ठीक है, जैन ऑस्टिन के, ध्यान रखना। इसके बाद में स्टूडेंट यहीं पर हम लिख देते हैं, ऊपर का बता देते हैं थोड़ा सा रफ करके, नहीं यानी इसमें क्या लिखते हैं? यानी विलियम ब्लेक का नाम, सॉरी इसका फिर आ जाते हैं यहाँ पर चार्ल्स लैम कौन है? इनकी जो लाइफ जर्नी रही थी चार्ल्स लैम की, वो थी कितनी? 1775 से 1834, ठीक है, ये लाइफ जर्नी रही थी।
अब इसके बारे में चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो ये एसिस्ट माने जाते हैं, ठीक है। एसिस्ट चार्ल्स लैम्ब क्या है, यानी रोमांटिक पीरियड जो है ना उसके एसिस्ट माने जाते हैं। कौन? चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जो है ना, इनको इनका जो कलेक्शन ऑफ एसेज है उनको कहते हैं एसे ऑफ इलियास, ठीक है। क्या? एसेज, एसेज ऑफ इलियास, एसेज ऑफ इलियास। देखो एसेज ऑफ इलियास इनका कलेक्शन ऑफ पोएम कहलाता है। ये ऐसे इलिया के नाम से क्या करते थे, सूडोनाम यूज करते थे, इलिया, ठीक है। एसेज ऑफ इलिया, ठीक है, पता होगा अपन को। एक चार्ल्स लैम्ब का एक वर्क है, कौन सा? माई रिलेशन, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इनके वर्क्स की बात करें तो कौन कौन से? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जॉन वुडविल, जॉन वुडविल, ठीक है। माई रिलेशन, माई रिलेशन किसके? चार्ल्स लैम्ब के, ठीक है। माई रिलेशन, जॉन वुडविल और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, चार्ल्स लैम्ब के। स्टूडेंट इसके बाद में जो लास्ट आते हैं विलियम हैजलिट, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं अपन। विलियम हैजलिट, ठीक है, विलियम हैजलिट, विलियम हैजलिट, विलियम हैजलिट। अब देखो विलियम हैजलिट जो है ना, इनके बारे में भी जान लेते हैं अपन। इनका जो लाइफ जर्नी रही थी वो कितनी थी? 1778 से 1813, ठीक है। लाइफ जर्नी विलियम हैजलिट की रही थी। अब विलियम हैजलिट के वर्क्स की बात करें तो वर्क्स कौन कौन से थे स्टूडेंट? वर्क्स जो थे ना, यहाँ पर वर्क को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो वर्क था वो था इसका टेबल टॉक, टेबल टॉक, द राउंड टेबल, राउंड टेबल, द स्पिरिट ऑफ इज, स्पिरिट ऑफ इज, ठीक है, ये था। और इसके बाद में ये हो गया टेबल टॉक, राउंड, द स्पिरिट ऑफ इज, ये हो गए सभी इसके इनके वर्क। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, ये होगा इनके क्या वर्क। अब स्टूडेंट देखो ये टेल्स टेबल टॉक, राउंड टेबल, स्पिरिट ऑफ इज, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, किन के वर्क है यहाँ पर? विलियम हैजलिट के। तो ये सभी जो है राइटर वो किससे संबंधित रखते हैं? रोमांटिक से, रोमांटिक मूवमेंट से, रोमांटिक पीरियड से, ठीक है, इससे संबंध रखते हैं। तो ये थे अपन के किसके? राइटर, यानी रोमांटिक पीरियड के जो भी राइटर हैं, पोइट हैं, सभी एसिस्ट हैं जो भी हैं, वो किससे थे? यानी रोमांटिक पीरियड से, जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, ये सभी क्या है? रोमांटिक पीरियड के। स्टूडेंट यहाँ पर अपन की बात होगी किसकी? कलेक्शन के बारे में। देखो कलेक्शन के बारे में, ठीक है, अपन कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके इनके कलेक्शन, सॉरी कलेक्शन नहीं, कैरेक्टर स्किल्स के बारे में बात करते हैं। देखो कैरेक्टर स्किल्स बात बताते हैं अपन के। कैरेक्टर स्किल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक पीरियड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पीरियड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं क्या है इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या है कि रोमांटिक पीरियड यानी रोमांटिक राइटर बिलीव in superiority of emotion and imagination over reason। इसमें यहाँ पर कह रहा है
कह रहे हैं कि रोमांटिक राइटर जो थे बिलीव करते थे सुपरियरिटी यानी सर्वश्रेष्ठता में, सर्वश्रेष्ठता में, यानी कौन सी में, इमोशन की में, कल्पना की में और भावनात्मक का जो है ना था, भावनात्मकता उसमें ओवर रीजन, ठीक है, किसके ऊपर, रीजन के ऊपर यानी तर्क करने के ऊपर, ठीक है। दूसरे कह रहे हैं, सेकंड जन कह रहे हैं हिज पोइट्री, हिज पोयम, हिज पोयम इस तरह से कह रहे हैं। दूसरा their poem focus on ordinary people and rural life instead of एरिस्टोक्रेट एंड किंग, ठीक है। यानी रोमांटिक पोइट्री जो थी ना, रोमांटिक जो थे पोएम्स, वो क्या करती थी, फोकस करती थी ऑर्डिनरी पीपल पर और रूरल लाइफ पर, इंस्टेड बजाय एरिस्टोक्रेट और किंग और एरिस्टोक्रेट जो होते हैं ना, यानी जो एरिस्टोक्रेट साहूकार जो होते हैं उनकी बजाय, ठीक है। थर्ड नंबर पे कह रहा है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं दे सॉ नेचर एज द स्पिरिचुअल, दे सॉ नेचर यानी दे सॉ नेचर एज ए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मॉरल and spiritual force that inspire human being, ठीक है। फोर्थ नंबर पर कहते हैं यहाँ पर the chief concern of the romantic poetry was nature, यानी नेचर के प्रति बड़े क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे। तो वो देखते थे नेचर को एज ए स्ट्रॉन्ग मॉरल, एक स्ट्रॉन्ग मॉरल की तरह, एंड स्पिरिचुअल फोर्स और एक आध्यात्मिक ताकत की तरह, दैट जो कि इंस्पायर करे, ठीक है, प्रेरित करे ह्यूमन बींग, किसको, ह्यूमन बींग को यानी मानवीय प्राणी को। द चीफ कंसर्न यानी मुख्य जो कंसर्न था, मुख्य जो चिंतन था ऑफ द रोमांटिक पोएट्री, किसका, रोमांटिक पोएट्री का, वॉज नेचर, वो क्या था, नेचर था। तो ध्यान रखना नेचर के प्रति क्या था, रोमांटिक पोएट्री जो था ना वो नेचर के प्रति लिखी गई पोएट्री, इस तरह का मूवमेंट था जो नेचर से बिलोंग करता था। कौन सा, रोमांटिक पीरियड। जहाँ भी कैरेक्टर स्केच जो है ना बच्चों, स्टूडेंट, अगर रोमांटिक पीरियड के कैरेक्टर स्केच में क्या आ जाए, यानी रोमांटिक पीरियड के कैरेक्टर स्केच जो है ना वो नेचर से संबंधित कोई भी वर्ड आ जाए, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर क्या लगाना है अपन को, रोमांटिक पीरियड, ठीक है। नेचर से ज़्यादा बिलोंग यानी नेचर से ज़्यादा प्रभावित थे, ज़्यादा इंस्पायर थे कौन, रोमांटिक पोइट्स, ठीक है। रोमांटिक राइटर जो थे, रोमांटिक पीरियड जो है वो नेचर से प्रभावित था। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन का ये जो है ना फोर्थ क्या थे कैरेक्टर इसके स्टेज में, ठीक है, अपन ने ये कंप्लीट किया। इसके बाद में दूसरा पीरियड लेकर आएंगे अपन, इसको फिर से देखना, ठीक है। जो मेनली राइटर थे अपन ने, ठीक है, जो भी राइटर थे, जो भी पोइट्स थे रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे, उनको अपन ने सबको बता दिया, उनके वर्क्स थे उनको भी अपन ने बता दिया। यहाँ पर जरूर इसको दोबारा से देखना ताकि अपन को याद रहे, लिख लेना हो सके तो, ठीक है, एक नोटबुक बना के नहीं। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।